नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। मैं हूं विष्णु शर्मा और स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल द कृष्णा क्लासेज यूट्यूब चैनल में। और संभव बेच की आज 20वीं क्लास है, जहां हम बात करने वाले हैं सुपर डुपर हिट सवालों की, सुपर कॉन्सेप्ट की और साथ में मंत्रार्थ की। तो देखिए, हमारा चैप्टर चल रहा था वेक्टर मोशन इन अ प्लेन, समतल में गति। कुछ भी समझ लीजिए, बात वही है, ठीक है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर या एडिशन ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है। कल भी मैंने ये टॉपिक बोला था कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स पढ़ने वाले हैं, लेकिन हुआ क्या कि मैं वीडियो बना रहा था और मुझे पता भी नहीं लगा कि फ़ोन कब स्विच ऑफ हो गया और कुछ टेक्निकल एरर्स आ गए। उस वजह से मैंने वीडियो को, आज का जो नया वीडियो डाला था मैंने, पार्ट 2 है, मतलब 19वीं क्लास। उस 19वीं क्लास में पढ़ाते पढ़ाते बीच में बस रुक गया था वीडियो, क्योंकि फ़ोन हो गया स्विच ऑफ। अब क्या कर सकते हैं, तो क्लास थोड़ी वहाँ पर छोटी हो गई और मैं पूरी चीज़ें बता नहीं पाया। मेहनत बेकार गई, क्योंकि लगभग 1 घंटा और 12-13 मिनट का वीडियो कम से कम होना चाहिए, मतलब 1.25 घंटे का वीडियो था लगभग मैंने रिकॉर्ड किया था, मतलब बट रिकॉर्डिंग लगभग 35 मिनट की हुई होगी शायद मेरे हिसाब से, ठीक है। तो आज की क्लास में हम जो कल वाले टॉपिक्स थे उनको कंटिन्यू करेंगे। तो आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर और एडिशन ऑफ कंपोनेंट्स। कई लोगों को कंपोनेंट्स डिवाइड करना नहीं आता और कई लोगों को कंपोनेंट्स जोड़ना भी नहीं आता। तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे, क्योंकि पूरी फिजिक्स में कंपोनेंट्स डिवाइड करना हमेशा आता है। किसी भी लाइन का, किसी भी वेक्टर का, किसी भी स्केलर क्वांटिटी का, लेंथ का, जो किसी एक्सिस के साथ में थीटा एंगल बना रही है, उन सब का कंपोनेंट किस तरीके से फाइंड आउट करना पड़ता है और हम कब करते हैं, किसका कंपोनेंट कब निकालते हैं, ये सब भी आज हम पढ़ने वाले। मैं एक एग्जांपल दूंगा जो वैसे तो हायर चैप्टर्स में आएगा, बट आज उस चैप्टर टॉपिक की बात कर लेंगे थोड़ा बहुत, ताकि हमें एक आइडिया मिल जाए, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। जितने भी लॉज बने हुए वेक्टर एडिशन के, आज उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। और साथ ही साथ में हम पढ़ने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, और साथ में पढ़ने वाले हैं मंत्रार्थ की। मंत्रार्थ वो स्पेशल कॉन्सेप्ट जो हमारे सवालों को आसान बनाते हैं समझने में और करने में भी। उन्हें यानी मंत्रार्थ को सीखने के बाद में हम चुटकियों में सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तो हम उन मंत्रार्थ पे भी बात करेंगे कि भाई इस टाइप का सवाल एग्जाम में बनता है और आप ये तरीके से फटाफट बिना ज़्यादा दिमाग लगाए, बिना अपना दिमाग में फटाक से सवाल कर पाएंगे। एक छोटी सी गलती आज और हुई है। मैंने कहा था कि मैं कोई एक नीट का सवाल करवाने वाला हूँ कल की क्लास में, लेकिन वो मैंने करवाया नहीं। आज उस सवाल को मैं करवा दूंगा, चलो यहाँ पे कराऊंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में उसे भी मैं ले लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं हमारे टॉपिक की। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर या रिजॉल्विंग ऑफ एनी क्वांटिटी, पढ़ सकते हैं सदिशों का वियोजन, ठीक है। चलिए भाई, इसमें मैं बहुत सारी वो बातें बताने वाला हूँ जो हमेशा कंफ्यूज करती है, ठीक है। देखिए भाई, ये आपका ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स एंड वाई, ठीक है। ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, ओरिजिन है, जिसके कंपोनेंट है 0, 0। मैंने इसको यहाँ मिला दिया इस तरीके से। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर बोलो या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलो, उसको मैंने लिख दिया आर वेक्टर, आर वेक्टर, ठीक है। समझ गए मेरी बात। अब इसने इसके साथ एंगल बना रखा है थीटा, इसने इसके साथ एंगल बना रखा है थीटा। इस आर वेक्टर के 2 कंपोनेंट्स होने चाहिए, क्योंकि आर वेक्टर जो है उसके 2 कोऑर्डिनेट्स है एक्स एंड वाई। या ऐसे समझ लो, ये जो ए है जिसके 2 कोऑर्डिनेट्स है एक्स एंड वाई। अरे भाई, ए जो पॉइंट है वहाँ पे 2 वैल्यू आने वाली है। ए पॉइंट के पास 2 वैल्यू है, एक वैल्यू है ये एक्स साइड में और एक वैल्यू है वाई साइड में। मुझे ये वैल्यू निकालनी है, कौन सी, एक्स वाली और वाई वाली अलग अलग, ठीक है। यानी आर वेक्टर जो है उसके 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स और वाई। अरे मैं कैसे लिखता आर वेक्टर को, मैं ऐसे तो लिखता, एक्स आई कैप एंड वाई जे कैप, ऐसे तो लिखूंगा। इस एक्स की वैल्यू क्या है और इस वाई की वैल्यू क्या है, मुझे ये चाहिए। यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं तो आर एक्स आई कैप आर वाई जे कैप, आर वेक्टर है तो आर की वैल्यू एक्स डायरेक्शन में, आर की वैल्यू वाई डायरेक्शन में। क्लियर बात है कि नहीं, मुझे ये चाहिए, ठीक है। अब एक बात और मैं आपको बता देता हूं जो लिखने का तरीका है। यदि आप यहाँ आई कैप जे कैप की फॉर्म में लिख रहे हैं, तो ये जो आर वेक्टर है, ये आर वेक्टर है, ये जो आर एक्स है वो है मैग्नीट्यूड इन एक्स डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इन
एक्स एक्सिस लिख देता हूँ या एक्स डायरेक्शन, और ये आर वाई जो है वो है मैग्नीट्यूड इन वाई एक्सिस। दिक्कत यह है कि हमें भी ये वेक्टर ही समझ में आते हैं, हम सोचते हैं ये वेक्टर है, वेक्टर नहीं है, ये वेक्टर नहीं है, ये वैल्यू है भाई, एक्स वैल्यू वाई वैल्यू, भाई ये एक्स, इसको मैंने आर एक्स लिख दिया, वाई को ही मैंने आर वाई लिखा है, भाई आर की वैल्यू एक्स के डायरेक्शन में, आर की वैल्यू वाई के डायरेक्शन में, दोनों को मिला के मैंने वेक्टर की फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, तो थोड़ी इन बातों का ध्यान रखना। ठीक है, चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ, देखो आगे बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, दोबारा लिखूंगा मैं भी। चलिए अब मुझे एक्स साइड में वैल्यू चाहिए और मुझे वाई डायरेक्शन में भी वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं लिख देता हूँ आर एक्स। कई जगह आपको ये ऐसे भी मिलेगा, तो आप कहेंगे सर ऐसे कैसे लिख दिया आपने, आप तो कह रहे थे ये मैग्नीट्यूड है। यदि मैं इस वैल्यू को एक्स डायरेक्शन के लिए लिखूं केवल कि भाई ये ए की वैल्यू है और वेक्टर फॉर्म में लिखूं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, लेकिन मैं इस चीज को ऐसे भी तो लिख सकता हूं। ऐसी तरीके से इसको मैं वाई वाली वैल्यू को मैं आर वाई वेक्टर लिख देता हूं, इसको भूल जाता हूं, यह है ही नहीं, कोई भी पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट है, उसको मैंने वाई डायरेक्शन में लिया है तो मैंने वेक्टर लगा दिया, बट मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं। ये इंडिविजुअल वेक्टर्स आ गए हैं, अलग अलग वेक्टर्स आ गए, अलग अलग सदिश आ गए, लेकिन ये कंपोनेंट आ गए हैं एक्स डायरेक्शन में एंड वाई डायरेक्शन में, मुझे यही चाहिए। ठीक है, तो आर के दो पार्ट करने हैं मुझे, आर एक्स एंड आर वाई, तो कैसे निकाले जाए, तो देखो मैं फॉर्मूले के हिसाब से भी समझा देता हूँ, नॉर्मली भी समझा देता हूँ। फॉर्मूले के हिसाब से तो आप डायरेक्ट इधर ले लो कॉस थीटा, और कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। सही है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस बोल दो या हाइपोटेनस बोल दो। ठीक है, अब देखो भाई साहब, यदि आप बेस की बात करें, आधार की बात करें, तो आधार ये रहा आपका। मैं इस आई कैप को भी नहीं ले रहा हूँ और इसको भी नहीं ले रहा हूँ, केवल मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, कई किताबों में जो लिखा हुआ है, बट आपको तो अपना जो एक देसी तरीका है ना वो पकड़ के चलना है। तो मुझे एक्स डायरेक्शन की वैल्यू उठानी है, वाई डायरेक्शन की वैल्यू उठानी है, बाद में मैं आर वेक्टर लिख दूंगा, कैसे लिखेंगे ये भी देखते हैं। ठीक है, चलिए यदि मैंने कोस थीटा की बात की तो आधार बटा कर्ण है, तो आधार आपका कौन सा है भाई, आर एक्स है, और कर्ण आपका कौन है, आर वेक्टर है, तो आप ले लेंगे आर वेक्टर, लेकिन ये गलत है, आप आर वेक्टर नहीं लेंगे, आप आर वेक्टर नहीं लेंगे, आर मोड लेंगे, दोनों में फर्क है। यदि आप वेक्टर नहीं लगाते हैं तो ये मोड वैल्यू होती है भाई, यदि वेक्टर लगाया तो ये होगा वेक्टर फॉर्म, लेकिन यदि आपने आर लिख दिया यानी ये आर मोड है, यानी यह है मैग्नीट्यूड, यानी परिमाण, यह है सदिश रूप, दोनों में फर्क है बेटा जी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आर लिखूंगा भाई, इस लाइन का नाम आर है तो मैंने एक इधर डिवाइड कर दिया भाई। ठीक है, और अब आर एक्स की वैल्यू हो जाएगी आर कोस थीटा। आप यहाँ पे वेक्टर मत लगा देना, वेक्टर के साथ थीटा नहीं आएगा, कोस थीटा नहीं आएगा, मोड के साथ आएगा। ठीक है, तो आप फिलहाल तो यहाँ पे आर वेक्टर लिख दीजिए, लेकिन जब आप इस डायरेक्शन में इसकी वैल्यू उठाएंगे तो आप इधर लिखेंगे आर कोस थीटा। ठीक है, चलिए समझ में आएंगे। चलिए यदि मैं साइन थीटा लूँ तो साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर यानी आपका आर वाई है और आपका जो हाइपोटेनस है यानी आर है। आर का मोड लेना है, आर का मोड लेना है, वेक्टर नहीं लगाया मैंने। मोड पता है ना आपको कैसे लिखा जाता है, मोड लिखा जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देन अगेन आर वाई इज इक्वल तो आप लिखेंगे आर साइन थीटा, और ये आर वाई बराबर हो गया आपका आर साइन थीटा। ये आर साइन थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। ठीक है, क्लियर है। चलिए समझ में आया नहीं आया। चलिए यहाँ मोड है, ध्यान रखना मोड है। ठीक है, यदि मैं आपको ऐसे समझाऊं अपने तरीके से, अब ध्यान देना कि भाई साहब ये कोई लाइन है जिसका नाम है आर, जिसका नाम है आर, और वेक्टर बोलो तो ये है आर वेक्टर। इसने इसके साथ बना रखा है थीटा, इस एक्सिस के साथ बना रखा है थीटा। तो हमेशा ध्यान रखना इसके दो पार्ट होंगे, इसकी एक वैल्यू एक्स में आएगी, एक वैल्यू वाई में आएगी। कभी एक्स कभी वाई नहीं पता लगे तो ये समझ लेना इसके दो कंपोनेंट आएंगे, कम से कम दो, ज़्यादा से ज़्यादा तीन कंपोनेंट आ सकते हैं। तो एक आदमी के दो भाग, एक आदमी के दो भाग, एक राइट हैंड साइड एक लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड एक लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड एक लेफ्ट हैंड साइड। तो इस आदमी के दो भाग, एक राइट हैंड साइड एंड अगेन एक लेफ्ट हैंड साइड। अब इस राइट हैंड साइड और इस लेफ्ट हैंड साइड के बीच में एंगल बनना चाहिए 90 डिग्री, एंगल बनना चाहिए 90 डिग्री। तो देखो एंगल बना नहीं 90 डिग्री, ठीक है।
अब जिस आदमी का राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपने कर दिया है, जिस भी वैल्यू समझो, मैं तो आदमी बोलता हूं तो आसानी से समझ में आता है। तो जिस आदमी का आपने दो भाग कर दिए, एक राइट हैंड साइड एक लेफ्ट हैंड साइड, जिस लाइन के साथ एंगल बनता है उधर कोस थीटा लिखा जाता है। तो ये आर है तो यहाँ पे लिखा जाएगा आर कोस थीटा, क्योंकि थीटा इसके साथ बनाता है, इसके साथ थीटा नहीं बना रहा है तो यहाँ पे लिखा जाएगा आर साइन थीटा। वैसे ही यदि ये इस तरीके से होता, ये आर वेक्टर यहाँ पे थीटा बनाता, तो इधर मैं लिख देता आपकी बार आर कोस थीटा, क्योंकि थीटा इसके साथ बनाया, पिछली बार इस लाइन के साथ बनाया था, इस एक्सिस के साथ बनाया था, अब की बार इस लाइन के साथ बनाया, इस एक्सिस के साथ बनाया, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं आर साइन थीटा। नॉर्मल सी बात है, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? ठीक है। लेकिन ये आर मोड में है, आर मोड में है। यदि आप आर एक्स लिखते हैं तो आर एक्स की वैल्यू आर साइन थीटा है, आर कोस थीटा, मैं इधर से ले लेता हूँ, ये भी आपका आर एक्स है और ये आपका आर वाई है, और ये आपका आपकी बार आर वाई है। कैसे भी समझ लो आप, ऐसे इधर देखो, इसमें थीटा इधर बना हुआ है, इसमें थीटा नीचे बना हुआ है, ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ है, इसमें वाई एक्सिस के साथ है। यदि मैं इसी की बात करूँगा आप, यदि मैं इस पे लूँ, इस पे लूँ, कहीं ले लो, एक ही तो बात है। यहाँ वेक्टर लगाता हूँ तो यहाँ मुझे आई कैप देना पड़ेगा, यदि मैं यहाँ वेक्टर लगाता हूँ तो यहाँ मुझे जे कैप देना पड़ेगा। समझ में आया? तो आप एक कंपोनेंट को वेक्टर्स में लिख सकते हो, लेकिन आगे आई कैप आएगा। आई कैप आया भाई, यहाँ वेक्टर लगाओगे तो उधर दिशा तो बतानी पड़ेगी, डायरेक्शन तो बताना पड़ेगा, तो ये आई कैप है। और इस कंडीशन में ये जो आर कोस थीटा है ये असली में मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड का मतलब होता है मोड, यानी जो आर है वो मोड में वैल्यू है, आर जो है वो मोड में वैल्यू है। समझ गए? कैसे समझे आप? ऐसे नहीं समझे तो ऐसे देखो, यदि मैंने लिख दिया 2 आई कैप और 5 के कैप, तो ये जो 2 है ना, ये वैल्यू है आर एक्स की, यानी ये वैल्यू हो सकती है आर कोस थीटा की, और ये जो 5 है ना, ये वैल्यू है आर वाई की, है ना, यानी ये वैल्यू हो सकती है आर साइन थीटा की। अब ध्यान से देखो, क्या ये वेक्टर वैल्यू है? नहीं, वेक्टर वैल्यू नहीं है, साथ में डायरेक्शन लिखा है, ये मैग्नीट्यूड है, 2 5 ऐसे, ठीक है। 2 के ऊपर वेक्टर थोड़ी लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है। समझ गए? ये ध्यान रखना कि ये मोड है या वेक्टर है। हमसे जो गलतियां होती है छोटी छोटी, वही यहाँ पर आके नुकसानदेह बनने वाली है हमारे लिए, ठीक है। समझ में आया? चलिए, एक सवाल भी कराऊंगा आगे, लेकिन पहले थोड़ा ध्यान से इसको समझते हैं। 2 वैल्यू समझ में आ गए आपको? चलिए, अब तो आपके लिए बड़ा आसान हो गया होगा ये समझना कि 2 कंपोनेंट कैसे करने हैं। एक आदमी के 2 भाग, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, जिधर वो थीटा बनाए उधर कोस थीटा चिपका देना है, जिधर थीटा नहीं बनाता है उधर साइन थीटा चिपका देना है, यानी थीटा वाला कोस थीटा, थीटा वाला कोस थीटा। अब मैं आपको ऐसे कह दूं कि भाई साहब मेरे को दे रखा है आर एक्स और मेरे को दे रखा है आर वाई, मुझे इनका रिजल्टेंट चाहिए, परिणामी चाहिए नहीं, इन दोनों का योग चाहिए, इन दोनों कंपोनेंट को मुझे ऐड करना है। तो ध्यान रखना, इन दोनों कंपोनेंट का जो एडिशन है वो हमेशा बीच में से जाता है। हमेशा ध्यान रखो इस बात को कि 2 वेक्टर्स, मैं इसको वेक्टर्स की फॉर्म में लिख देता हूँ, ये लो भाई, तो 2 वेक्टर्स का एडिशन हमेशा बीच में से जाता है। 2 वेक्टर्स का एडिशन हमेशा बीच में से, बीच यानी एंगल नहीं बता रहा मैं, मुझे नहीं पता है कितने एंगल से जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एंगल लिख दिया थीटा, यहाँ पे एंगल लिख दिया थीटा, लेकिन इन दोनों को देखो बीच में से जा रहा है कहीं से, ये एंगल भी निकालना बताऊंगा मैं आपको। अब थोड़ा ध्यान से देखना, मुझे इसकी वैल्यू आर एक्स पता है, मुझे इसकी वैल्यू आर वाई पता है, और आर एक्स आर वाई से मुझे आर वेक्टर बनाना है, आर वेक्टर बनाना है। तो ध्यान से देखो, आप समझ जाओगे खुद ही, यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आर वेक्टर बना दो या आर मोड बना दो, आर मोड ले आओ कोई दिक्कत नहीं, अरे वेक्टर फॉर्म में ले आओ या मोड में ले आओ। वेक्टर फॉर्म यदि आपको चाहिए तो आप सीधा सीधा लिख दो ऐसे, आर एक्स आई कैप आर वाई जे कैप, भाई आर एक्स की वैल्यू वाई कैप के साथ लिख दो, आर वाई की वैल्यू आप जे कैप के साथ लिख दो, आपके पास आर वेक्टर बन जाएगा। लेकिन मोड में निकालो तो कैसे निकालो, तो यहाँ से जोड़कर देख लो कहाँ दिक्कत है, मोड की वैल्यू आपके पास वैसे ही वही आने वाली है जो यहाँ आने वाली है। यहाँ देखो, आर मोड यदि लिखूंगा मैं तो मेरे पास आना चाहिए आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, यही आना चाहिए ना। इधर देखो, दोनों को ऐड करो स्क्वायर करके, तो आर एक्स स्क्वायर इसका भी ऐड करो स्क्वायर करके, यानी आर वाई स्क्वायर, यहाँ पे आप लिखोगे तो आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आप लिखोगे तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर एक्स स्क्वायर आर वाई स्क्वायर, आप यहाँ पे देखोगे तो ये बनेगा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये एक बन गया, और आपके पास अब बचा आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। ये लो, कहाँ दिक्कत आई बताओ मुझे? नो प्रॉब्लम, एकदम क्लियर आ रहा है। तो
सेम वैसा का वैसा आ रहा है। तो आप चाहे ऐसे एडिशन में डाल दो चाहे ऐसा ले लो, लेकिन यदि मुझे थीटा चाहिए तो थीटा का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर y/x। थीटा किसका? किसी भी वेक्टर का उसके रिजल्टेंट के साथ, किसी भी वेक्टर का उसके रिजल्टेंट के साथ, किसी भी सदिश का उसके परिणामी सदिश के साथ में। तो कैसे निकालेंगे y/x? तो यहाँ पे हम निकालेंगे tan थीटा, y में हमारे पास है ry, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ry, यहाँ लिख देता हूँ मैं rx, नो प्रॉब्लम। ये लो सीधा सीधा फॉर्मूला। तो आप tan थीटा भी निकाल सकते हो। भाई ये लाइन कितनी एंगल्स बनाएगी? तो ये इतना बनाएगी। tan थीटा से आप वैल्यू रख के काट पीट के देख लेना, ठीक है। इस तरीके से इनका कंपोनेंट डिवाइड किया जाता है, ये मैंने बता दिया। और ऐड भी किया जाता है। अब जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ मैं तुम्हें ऐड करना एक बार ढंग से समझाऊंगा। अरे ये माइक भी हट गया है, एक सेकेंड भाई। और जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ पे कंपोनेंट डिवाइड करना भी आपको मैं सिखाऊंगा अभी, ठीक है। क्योंकि कई बच्चे ऐसे, नीट IIT वाले भी कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें अभी भी ढंग से कंपोनेंट डिवाइड करना नहीं आता है, जिन्हें अभी भी प्रॉब्लम आती है, उन्हें समझ में नहीं आता कि कंपोनेंट डिवाइड कहाँ होगा, कैसे होगा और किस तरीके से करना है। कईयों को नहीं पता है कब किसका कर दिया गया। तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ भाई। ये मेरे पास एक धागा है, इस पर मैंने ऐसे बांध रखा है। वैसे तो ये एक हमारे पास एक अच्छा कॉन्सेप्चुअल एक टॉपिक है, लेकिन हम इसके बारे में नहीं समझते, केवल एक मैंने आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। और इसके ऊपर फोर्स लग रहा है नीचे mg, ठीक है। और रस्सी पे तनाव लग रहा है T, और इसकी लंबाई है L। और ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घुमा रहा है मैं, ऐसे ऐसे घुमाएगा भाई। अब ऐसे घुमाएगा अपन, ऐसे घुमाएगा अपन, ऐसे घुमाएगा। और ये ऐसे ऐसे गोल गोल घूम गया। घुमा नहीं घुमा? ठीक है भाई। मैंने इसका सेंटर पॉइंट की हाइट ले ली यहाँ पर, जो मैंने ले ली h, जो एक्चुअल हाइट नहीं है, अपेरेंट हाइट ही। अपेरेंट हाइट यानी आभासी, ऐसे दिख रहा है भाई इतना है, लेकिन ये नहीं है, एक्चुअल लेंथ वायर की ये है, ठीक है। बस ये तो गोल गोल घूम रहा है, तो मुझे सेंटर पॉइंट से एक हाइट देखनी है भाई, कितनी हाइट है ये। और यहाँ पर इसकी त्रिज्या है, रेडियस है। अब मैं सारी कहानी आपको ध्यान से समझाने वाला हूँ, देखना। एंगल बनाया थीटा, किसका कंपोनेंट कैसे डिवाइड करना होता है ऐसे तो मैं आपको चलो बता देता हूँ। जिधर एक्सीलरेशन होता है, जिधर नेट फोर्स की वजह से कोई त्वरण आता है, एक्सीलरेशन आता है, उस साइड के कंपोनेंट्स हम हमेशा लेते हैं। अब इसको हम आगे पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे, लेकिन ध्यान रखना, यदि आप मोशन कर रहे हो, आपके ऊपर 2 या 2 से ज़्यादा फोर्स लग रहे हैं, और आप किस फोर्स का कंपोनेंट डिवाइड करोगे और किसको बैलेंस करोगे, ये इस बात पे मायने रखता है कि आपके पास टोटल एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में है, ठीक है। चलिए लेकिन आगे देखेंगे। अब मेरे को सबके कंपोनेंट डिवाइड करने हैं। तो इस रस्सी के हिसाब से मैं इस लाइन को आगे बढ़ाता हूँ, तो यहाँ बन गया एंगल थीटा, ये थीटा तो ये थीटा। अब इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, 90 बनना चाहिए, तो ये इधर वाला हो जाएगा mg cos थीटा, और इधर वाला हो जाएगा mg sin थीटा। देखो, जिसके साथ थीटा बनाया cos थीटा, जिसके साथ नहीं बनाया उधर sin थीटा। यदि मैं इसको ऐसे बढ़ा लूँ तो ये रस्सी ऐसे एक एंगल बनाएगी। देखो यहाँ पे भी थीटा, कौन सा एंगल है? अल्टरनेट एंगल है, एकांतर कोण है। ये इधर बनेगा t cos थीटा, क्योंकि t इसके साथ एंगल बना रहा है थीटा, तो ये बन गया t cos थीटा। और इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, जिसे हम बोलेंगे t sin थीटा। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, मैंने एक बताने के लिए आपको ऐसा अलग अलग दिखा दिया है, ठीक है। ये तो डिपेंड करता है कि ये पोजीशन कैसे आएगी और ये किस टाइप से है। मैंने केवल एक आइडिया दिया है, सही गलत नहीं बता रहा कि मैं ये सही है या गलत है, मैं केवल आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे कंपोनेंट आपको डिवाइड करने हैं। ध्यान से देखो, ये L इसके साथ थीटा एंगल बना रही है, यानी ये L की वैल्यू इस डायरेक्शन में हो जाएगी L cos थीटा, यानी H को मैं लिख सकता हूँ L cos थीटा, सीधी सी बात है। और इसको देखो, इसको यदि L का एक कंपोनेंट इधर है तो एक कंपोनेंट इधर भी तो होगा, एक दो हो गए ना, एक के राइट हैंड साइड, एक के लेफ्ट हैंड साइड। तो इधर वाला थीटा बनाता है तो cos थीटा, तो उधर वाला बनेगा L sin थीटा। यदि ये L sin थीटा है तो देखो ये L sin थीटा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? L sin थीटा हो जाएगा। यानी सर्कल की जो त्रिज्या होने वाली है वो होने वाली है आपकी L sin थीटा। और इस तरीके से कंपोनेंट आपका डिवाइड किया जाता है, ठीक है। समझ गए? जिन लोगों को कंपोनेंट नहीं पता है कैसे डिवाइड करने होते हैं, वो यहाँ से समझ सकते हैं। चलिए भाई आगे बात करते हैं, कुछ और कंपोनेंट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। आप एक सवाल भी करवाऊंगा मैं आपको फटाक से, ठीक है। यदि आपके पास में x एक्सिस है, y एक्सिस है, और इधर मैंने z एक्सिस माना है, ठीक है।
और ये कोई वेक्टर है r, ठीक है। इसके इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो x y z कोऑर्डिनेट्स वाला है, तो उसके r वेक्टर जो होगा वो हो जाएगा r वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई केप, यानी मैं आर एक्स लिख देता हूँ यहाँ पर, आर एक्स आई केप आर वाई जे केप एंड आर जेड के केप, ठीक है। इसने इसके साथ एंगल बनाया है अल्फा, इसने इसके साथ एंगल बना दिया है बीटा, और इसने इसके साथ एंगल बना दिया है गामा। मैं सिंपली समझा रहा हूँ, ठीक है। अब 3D टाइप से मैं इसको समझा नहीं पाऊंगा, इसलिए मैंने इसको ऐसे बना दिया है। मुझे केवल इसके कंपोनेंट्स चाहिए आर एक्स आर वाई एंड आर जेड। अब आप कहोगे आर वाई तो आप वैसे भी निकाल लो, नहीं, मुझे बीटा एंगल में चाहिए, अल्फा में नहीं चाहिए। यदि मैं यहाँ पे देखो, इस बात को आप ऐसे समझो कि यदि मैं इस आर का केवल एक एंगल बनाता इधर अल्फा, तो आप लिखते आर कोस अल्फा, अल्फा थीटा नहीं अल्फा, और यहाँ लिखते हैं आर साइन अल्फा, ये लिखते ना। लेकिन यदि मुझे बीटा बनाना है इधर, तो आप क्या लिखेंगे, आप अल्फा के साथ लिखोगे तो आर साइन अल्फा लिखोगे, लेकिन जब बीटा के लिए लिखना पड़ेगा तो आप लिखेंगे आर कोस बीटा, क्योंकि बीटा एंगल इस एक्सिस के साथ बन रहा है। वैसे ही इस आर को यदि इधर बीटा की तरह लिखना चाहोगे तो आप लिखोगे आर कोस बीटा, सॉरी आर साइन बीटा। आप क्या लिखेंगे, आर साइन बीटा। समझ गए मेरी बात। आपने 10th में जहाँ पढ़ा होगा कि भाई साइन 30 का मान कोस 60 के बराबर ही आता है, लेकिन यहाँ पे अल्फा एंगल 30 है तो बीटा मेरा 60 है। समझे कि नहीं समझे, बैठ गए दिमाग में। साइन 30 का मान कोस 60 के बराबर ही आता है, लेकिन मैंने अल्फा यदि 30 लिया है तो बीटा मेरा 60 होएगा। लेकिन जब कंपोनेंट में डिवाइड करूंगा तो मैंने पढ़ा है कि जिसके साथ जो एंगल बनता है वही मुझे लिखना पड़ेगा। तो देखो, मैं यहाँ 30 लिखता तो साइन 30, और यहाँ मैंने कोस 60 लिखा तो बात वही आती, मेरी वही बात आती। लेकिन मुझे तो बीटा एंगल दिखाना है, तो मैं फिर ये लिखूंगा। तो फिर आर वेक्टर को कैसे शो करूंगा, तो ध्यान से देखना। मैं अभी एक चीज आपको बता रहा हूँ, यदि मैं आर एक्स की वैल्यू लेना चाहूँ तो मुझे लिखना पड़ेगा आर कोस अल्फा, अल्फा एंगल बनेगा इसके साथ बीटा एंगल बनेगा, तो मुझे लिखना पड़ेगा आर वाई आर कोस बीटा। यहाँ साइन अल्फा भी लिख सकता हूँ मैं, आर साइन अल्फा भी लिख सकता हूँ, बट वही बात, जो वैल्यू साइन अल्फा की है वही कोस बीटा की है, लेकिन मुझे दिखाना तो बीटा के टर्म्स में है, इसलिए मैं बीटा ही लिखूंगा। और मैं यहाँ पे लिखूंगा आर जेड, और यहाँ पे लिखूंगा आर कोस गामा। अल्फा बीटा गामा एंगल बना दिया मैंने। यदि आप आई जे के साथ लिखना चाहते हो, वेक्टर्स में लिखना चाहते हो इन्हें, तो यहाँ पे एरो लगा दो, एरो लगा दो तो इधर आई केप आ जाएगा, इधर जे केप आ जाएगा, इधर के केप आ जाएगा। कहाँ दिक्कत आ रही है, आ रही है कुछ दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो यदि आपको आर वेक्टर चाहिए तो आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे आर एक्स आई केप आर वाई जे केप एंड आर जेड के केप, आप ऐसे लिख दो। यदि आप ऐसे नहीं लिखना चाहते हो तो आर वेक्टर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, आर एक्स वेक्टर आर वाई वेक्टर एंड आर जेड वेक्टर। ये इन तीनों का समेशन निकल के आ जाएगा, सॉरी तीनों का जोड़ निकल के आ जाएगा, एडिशन निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आई केप है, इसमें आई केप नहीं है, लेकिन बात वही निकल के आने वाली है। इधर आ जाओ, तो मैं आर वेक्टर लिख देता हूँ, इधर ढंग से इधर लिख देता हूँ आर वेक्टर, और यहाँ पर देखो जब मैं आर वेक्टर लिखूंगा इधर, तो मेरे पास वैल्यू बनेगी आर कोस अल्फा आई केप आर कोस बीटा जे केप, प्लस ये जेड को मैं इधर लिख देता हूँ थोड़ा छोटा करके, ये लो, प्लस आर कोस गामा, आर कोस गामा के केप। ये आपके पास आर वेक्टर बन के आ गया है। यदि आपको कोस के टर्म में लिखना है तो आर कोस आई केप आर कोस अल्फा आई केप आर कोस बीटा जे केप आर कोस गामा के केप लिखना पड़ेगा, जहाँ ये जो कोस अल्फा कोस बीटा है इनको बोलते हैं हम कोसाइंस, यानी कोज्याय, ठीक है। और एक बात मैं आपको बता दूं, हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे लिख देता हूँ, सभी कोज्याय का स्क्वायर, सभी कोज्याओं का स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा, चलो अभी बताएंगे अभी थोड़ा सा और आगे बताएंगे, आगे लेंगे इसको, ठीक है। समझ में आया? तो आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यदि आपके पास आर दे रखा है, कोस दे रखा है, तो आप आर एक्स निकाल सकते हैं। यदि आर है कोस बीटा है तो आप ये निकाल सकते हैं, और यहाँ पर ऐसे इसी तरीके से आप आर कोस गामा से आर जेड भी निकाल सकते हैं। आसान है, अच्छा है। चलिए भाई आगे बात करते हैं। मैं एक बार फ़ोन को चेक कर लेता हूँ, ठीक है, क्या हालात है उसके लिए।
हाँ चलो रिकॉर्डिंग चल रही है, पता लग ही गया है मुझे। क्या है, फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है या किसी का कॉल आ जाता है तो रिकॉर्डिंग ख़राब हो जाती है। कैमरा पता नहीं क्यों टेक्निकल एरर की तरह शो करने लग जाता है, कभी कभी क्या किस टाइप से, अलग अलग टाइप से, मतलब कभी रिकॉर्डिंग नहीं करता है, कभी जूम दिखाता है, पता नहीं किस तरह से ब्लर आने लग जाता है, इस टाइप से आता है। तो यही वजह है कि मैं एक बार चेक जरूर करता हूँ। तो चलिए एक सवाल करते हैं इसके ऊपर फिर। चलिए एक सवाल यह है कि एक चिड़िया है और वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाती है। ऐसे बना दो कि मैं डायग्राम बना देता हूँ यार, ठीक है। ये लो, एक चिड़िया है, ये रही चिड़िया। इसकी जो स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। ये चिड़िया है, आर नहीं है, चिड़िया है, चिड़िया। ये चिड़िया इसके साथ एंगल बनाती है अल्फ़ा, जो कि 60 डिग्री है। इधर मुझे पता नहीं कि एंगल कितना डिग्री बनाती है, नहीं पता यार, क्या करें, नहीं पता है, ठीक है। एक एंगल यहाँ पे बनता है, अब आप इसको 30 मत करने बैठ जाना, ठीक है। इधर मैंने एंगल बना दिया बीटा, और एक एंगल यहाँ पर है, ये एंगल भी है गामा बनाती है, क्या गामा एंगल बनाती है, जो भी है 60 डिग्री, ठीक है। मुझे इस चिड़िया के लिए आर वेक्टर लिखना है, आर वेक्टर नहीं, मुझे इस चिड़िया के लिए वेलोसिटी वेक्टर लिखना है, मुझे वेलोसिटी वेक्टर चाहिए। अब देखो ध्यान से समझना है इसको। वेलोसिटी वेक्टर के लिए मुझे एक तो इसका Vx कंपोनेंट पता होना चाहिए, एक मुझे Vy कंपोनेंट पता होना चाहिए, एक मुझे Vz कंपोनेंट पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अल्फा बीटा गामा तीनों दे रखे हैं, तो मुझे एक्चुअली में इस फॉर्म में समझना है इसको। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा V कोस अल्फा आई केप, V कोस बीटा जे केप एंड V कोस गामा के केप। मुझे इस फॉर्म में इसको सेटअप करना है। V यहाँ पर V मोड है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है जो कि 20 मीटर पर सेकेंड है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोस अल्फा मेरे पास है, कोस बीटा मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो मुझे एंगल चाहिए, अब मैं एंगल कैसे निकालूंगा, तो ध्यान से देखना। ये जितनी भी कोज्याएं हैं उन सब का स्क्वायर गामा के 1 के बराबर आता है, 1 के बराबर, हमेशा याद रखना। ये मैंने इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दिया है। सभी कोज्याएं जितने भी कोसाइंस है, 3 है ना, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, इनका स्क्वायर का एडिशन कर दो, इनके स्क्वायर का सम कर दो, तो ये 1 के बराबर आता है। तो यहाँ पर देखो मैं लिखूंगा कोस स्क्वायर 60 डिग्री, फिर मुझे बीटा का पता नहीं है, बीटा की जगह बीटा लिखूंगा, और यहाँ पे लिखूंगा कोस स्क्वायर 60 डिग्री आएगा 1, ठीक है। आगे देखो, ये कहना चाह रहा है आपके पास में कोस स्क्वायर 60 है, कोस स्क्वायर 60 यानी साइन 30 यानी 1/2 का स्क्वायर। कोस स्क्वायर बीटा का मान मुझे पता नहीं, मतलब बीटा का मान पता नहीं, मैंने स्क्वायर कर देता। और कोस 60 यानी साइन, ये भी कोस 60 है ना, तो मैं लिखूंगा 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू 1। सिंपल सी बात है, कुछ ज़्यादा नहीं हो गया क्या, मुझे ऐसा लगता है। 1/2, चलो देखते हैं, होएगा जो देखा जाएगा। 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, कोस स्क्वायर बीटा यहाँ भी 1/4 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1/4 1/2 आ जाएगा। इस 1/2 को मैं इधर लेके जाऊँगा तो माइनस का 1/2 आ जाएगा, और उसके बाद में मैं लिखूँगा यहाँ पर कोस स्क्वायर बीटा, इधर लिख दूँ क्या, जगह कम है मेरे पास, फिर जरूरत पड़ेगी। तो कोस स्क्वायर बीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/2, स्क्वायर यदि हटाऊँगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1/√2, यानी बीटा जो है वो 45 डिग्री है, 1/√2 45 पे आता है। इसलिए मैंने कहा था यहाँ पर मत सोचना, वरना आप 60 में से 30 घटा दोगे, नहीं, ठीक है। ये 3D डायग्राम बनेगा। अब 3D डायग्राम में यहाँ पे ढंग से बना नहीं पाता हूँ, इसलिए फिर मैंने बनाया नहीं, केवल समझा दिया आपको कि ऐसे सवाल बनता है जब आपके पास अल्फा बीटा और गामा आ जाए, यानी तीनों एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल मिल जाए आपको। समझ में आया नहीं आया, क्लियर है। चलिए अब मुझे ये फॉर्म लानी है, तो मैं V वेक्टर लिखूंगा, V कोस अल्फा आई केप, V कोस बीटा जे केप एंड V कोस गामा के केप, और अगेन V वेक्टर यहाँ पर मैं लिख दूंगा 20 कोस अल्फा की वैल्यू जो होती है, कोस 60 ही तो था यहाँ पे, कोस 60 आई केप, 20 कोस 45 जे केप, अरे बीटा 45 आया ना मेरे भाई, ठीक है। और V की वैल्यू आपके पास 20 है, कोस 60 के केप, और यहाँ पर V वेक्टर जो है वो आने वाला है आपका 20 कोस 60 की वैल्यू वही 1/2 आई केप, 20 इंटू 1/√2 जे केप एंड 20 कोस 60 की वैल्यू वही 1/2 के केप। ये इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, और हमारे पास आ गया V वेक्टर 10 आई केप।
अब इसकी बात करते हैं थोड़ा सा। इस 20 में छिपा हुआ है 10 इंटू 2। 10 इंटू 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ। एक √2 से एक √2 कट जाएगा, ठीक है। देखो लाइट गई ना, इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाती है। इस सवाल को तो पूरा कर लेते हैं क्योंकि पता नहीं अब लाइट कब आएगी। 10i के अब यहाँ पर हो गया है। इसको जब मैं काटूंगा तो मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू √2 इंटू √2, √2 से √2 कट जाएगा और मेरे पास आ जाएगा 10 √2 j क्यूब और साथ में आ जाएगा मेरे पास 10 से कट रहा है ना 10 k क्यूब। और इस तरीके से वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा क्वालिटी पे फ़र्क पड़ेगा, आपको दिख ही नहीं रहा होगा क्योंकि मैंने रूम खोल दिया है, ठीक है। तो ये क्लास को मैं यहीं स्टॉप करता हूँ। लाइट आएगी तो मैं रिकॉर्ड करके ऐड कर दूंगा, अदरवाइज ये क्लास आपको इतनी ही मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास आपको फिर ढंग से मिल जाएगी, ठीक है। चलिए भाई, लो भाई आ गई है लाइट, तो आगे हमारे टॉपिक को बढ़ाते हैं। मैंने वीडियो छोटा इसलिए भी नहीं किया है, लंबी क्लास इसलिए रखी है ताकि हमारा कोर्स भी जल्दी पूरा हो। कम व्यूज़ है, आप कम पढ़ रहे हैं, केवल लाइक मार रहे हैं, वो एक अलग बात है। मेरा काम है पूरा कोर्स कराना। संभव बेच जिसको हमने स्टार्ट किया था स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए, उनके सपने को साकार करने के लिए, उनकी बातें, उनकी सोच में जो असंभव नज़र आ रहा था उसका हटाकर संभव बनाने के लिए, तो मुझे पूरा कोर्स तो पूरा करना ही पड़ेगा और उसके लिए मुझे वक्त भी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। तो लगभग कंप्लीट हो गया हमारा टॉपिक वो। अब बात करेंगे लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। ये आप सभी लोग पढ़ चुके हैं, सब जानते भी हैं, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा इसके बारे में, बट बहुत कुछ बताऊँगा इसमें। सदिशों के संयोजन के नियम, बहुत कुछ बताऊँगा। डायग्रामेटिकली कैसे हम जोड़ते हैं, किस तरीके से एंगल निकाला जाता है, किस तरीके से रिजल्टेंट निकाला जाता है, परिणामी सदिश निकाला जाता है, किस तरीके से परिणामी सदिश का भी एंगल निकाला जाता है, किस तरीके से सवाल सॉल्व किए जाते हैं। चलिए तो देखो, पहला सबको पता ही है, ट्राइएंगल लॉ होता है, त्रिभुज का नियम। मैंने भाई शॉर्टकट में लिखा है भाई, त्रिभुज का नियम, ठीक है। लंबी क्लास हो जाएगी इसलिए बहुत ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी। ट्राइएंगल लॉ, ट्राइएंगल लॉ का कहना है कि यदि कोई दो वेक्टर्स ट्राइएंगल यानी त्रिभुज की भुजा को बताए, त्रिभुज की साइड को बताए, ट्राइएंगल की साइड को बताए, और वो दोनों ही वेक्टर्स सेम ऑर्डर में होने चाहिए, एक के पीछे एक होने चाहिए, एक के पीछे एक होने चाहिए। यानी देखो ये रहा एक और ये रहा, मैं ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। तो ये है मेरा ए वेक्टर, ये है मेरा बी वेक्टर, ठीक है। ये है मेरा ए वेक्टर, ये है मेरा बी वेक्टर। तो इन दोनों का परिणामी सदिश, इन दोनों का रिजल्टेंट त्रिभुज यानी ट्राइंगल की तीसरी साइड से बताया जाएगा, और इस तीसरी साइड का जो डायरेक्शन होगा वो इनके अपोजिट होगा। तो देखो ये दोनों एक के पीछे एक है, ऐसे है ना, सेम डायरेक्शन सेम ऑर्डर में है ये। अब ये अपोजिट से आके टक्कर मारेगा, ठीक है, इसके पीछे ये। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ R = A + B, R वेक्टर = A वेक्टर प्लस B वेक्टर। अब यहाँ पर एक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, एंगल A वेक्टर और B वेक्टर के बीच का जो एंगल बनेगा वो एंगल बनेगा यहाँ पर, ठीक है। ये तो है सिंपल सिस्टम। कई लोग बताएंगे आपको कि A और B एक डायरेक्शन में होने चाहिए, यानी A भी ऐसा होना चाहिए था और B भी ऐसा होना चाहिए था। B अपनी जगह से उठकर इतना घूम गया है, यानी ये इधर आ गया है, तो एंगल बन गया यहाँ पर। ये B वेक्टर A वेक्टर के डायरेक्शन से कितना घूम गया है, A वेक्टर के डायरेक्शन से B वेक्टर कितना घूम गया है, वही एंगल हमें लेना है। तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल ये होगा, और इस R वेक्टर को आपने कितने एंगल पे खींचा है उस एंगल को मैं अल्फा लिख देता हूँ, उस एंगल को मैं अल्फा लिख देता हूँ। अभी इतनी बात करेंगे केवल, ठीक है, समझ में आया। यदि ये दोनों वेक्टर सेम ऑर्डर में हैं लेकिन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के लंबवत है, ये लो, तो ये जो आपका थीटा है
वो आपका बन जाएगा 90 डिग्री। और अब जो आपका आर वेक्टर है वो सामने से टक्कर मारेगा। देखो डायरेक्शन देखो, एक के पीछे एक है ना। ए बी के डायरेक्शन, ए और बी का डायरेक्शन सेम था ऐसे मान लो, तो बी इधर आ गया इतना, कितना 90 डिग्री। और अब आर वेक्टर यानी परिणामी सदिश इनका योग जो होगा वो होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और ये एंगल बन जाएगा अल्फा। अधिकतर टीचर्स और अधिकतर बुक्स में यही सब आता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको इस एंगल की एक कहानी समझाता हूँ, इसकी एक कहानी समझाता हूँ, याद रखना इसकी कहानी क्या है थी, ठीक है। अभी नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा आगे चल के बताऊंगा, ठीक है। चलिए बता दूं क्या, ठीक है। मैं ऐसे कहूँ कि ये जो बात हमें बोली गई है वो कहानी स्टार्ट होने के बाद की कही गई है, यानी इंटरवल हो गया और इंटरवल के बाद की कहानी बताई गई और हमें एंगल यहाँ पर बताया गया। एक्चुअली में हमें कहानी इंटरवल से पहले की भी जाननी चाहिए, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि इंटरवल के पहले की कहानी ऐसे थी कि ए वेक्टर इधर था और बी वेक्टर इधर था, ए वेक्टर इधर था और बी वेक्टर इधर था, और इन दोनों के बीच में एंगल बना था थीटा यहाँ पर। जब मैंने बी वेक्टर को उठा के यहाँ पर रखा, ये रख दिया, पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज बना सकता हूँ मैं। पैरेललोग्राम के लिए मैंने यहाँ पर रख दिया, तो ये जो थीटा है वो यहाँ बन गया, और हमने फिर कह दिया कि भाई साहब ए और बी सेम डायरेक्शन में है, एक के पीछे एक है, ऐसे होने चाहिए थे, लेकिन बी इतना इधर उठ के आ गया है, इसलिए मैंने एंगल यहाँ पर थीटा बना दिया ताकि आपको शॉर्टकट में याद हो जाए। लेकिन ये इंटरवल के पहले की कहानी बड़ी ही जबरदस्त और बड़ी धांसू है, ये कॉन्सेप्ट सब में काम करेगा। ध्यान रखना, एंगल हमेशा बनता है टेल टू टेल, सुना है ना आपने, ताल से ताल मिला, है ना, टेल टू टेल, पूंछ से पूंछ एंगल बनेगा। तो ये देखो, इसकी पूंछ यहाँ पर है, इसकी पूंछ यहाँ पर है, एंगल यहाँ पर बनेगा। ऐसा एक सवाल करवाऊंगा मैं, चिंता मत करो, ऐसा एक सवाल करवाऊंगा तुम्हें। आई बात समझ में, क्लियर है, याद रहेगा ना, ठीक है। बैठा कि नहीं बैठा दिमाग में, अरे बैठा कि नहीं बैठा, अरे बैठा कि नहीं बैठा, बैठा ना। पूंछ का खेल है, यही पता लगाना है भाई एंगल क्या है। लेकिन ये जब आप पैरेललोग्राम पढ़ोगे तब आपकी पूरी कहानी समझ में आएगी, इसलिए फिलहाल आप इतना ध्यान रखो कि ए वेक्टर के डायरेक्शन से बी वेक्टर कितना घूम गया है, ठीक है। सम उसी का ही होगा जो एक साथ डायरेक्शन में होंगे, एक के बाद एक आएंगे, है ना, सेम डायरेक्शन में, सेम ऑर्डर में होंगे, ठीक है। चलिए भाई, अब आप कहेंगे नहीं सर मैं इसको थोड़ा और बढ़ा के बता दूं, चलो बताते हैं यार, वरना आप कहोगे कि सर हमें ढंग से बताते भी नहीं है, ठीक है। बताते हैं आज, बताते हैं। चलो इसी चीज़ को मैं थोड़ा और आगे लेकर जाता हूँ डीपली। कैसे, देखो आपके पास में ए वेक्टर है यहाँ पर और बी वेक्टर आपका इधर है, लेकिन ये जो आर वेक्टर है ये ऐसा आ गया है, आर वेक्टर ऐसा आ गया है, इसे साइक्लिक वेक्टर्स भी कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे इनको, साइकिल जैसा एक पूरा साइकिल बन गया है। तो ये जो आर वेक्टर है ये एक्चुअली में होना चाहिए था ऐसे, सामने से टक्कर मारने के लिए, तब इस आर वेक्टर को हम लिख सकते थे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। लेकिन बात ये हो गई कि आर ने अपना डायरेक्शन उल्टा कर रखा है, तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा माइनस, क्या लगा दूंगा, माइनस। और जब साइक्लिक वेक्टर्स होते हैं उनमें तीनों वेक्टर्स का सम 0 आता है भाई, तीनों वेक्टर्स का सम 0 आता है। तो जब मैं r को इधर लेके जाऊंगा तो r वेक्टर प्लस का हो जाएगा, और देखो तीनों वेक्टर का सम 0 आता है, तब आपकी एक थ्योरम भी लगती है। आगे पढ़ेंगे इस चीज़ को, आगे एक थ्योरम भी लगेगी, वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। अभी नहीं बोलूंगा मैं कुछ भी उसके बारे में, ठीक है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस r वेक्टर इक्वल टू 0, ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। फिर बात करेंगे साइक्लिक वेक्टर्स की, लेकिन अभी नहीं, अभी कुछ नहीं बोलूंगा। और थीटा एंगल बनेगा यहाँ पर और अल्फा बनेगा यहाँ पर। ये थीटा और अल्फा के बीच का रिलेशन भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये तो एक छोटा लो है, इसलिए ज़्यादा मैं इसमें कुछ बता नहीं रहा हूँ, मैं बताऊँगा ये पैरेललोग्राम लो में, ठीक है। अदरवाइज आप 90 डिग्री के हिसाब से चलना चाहे, ए वेक्टर बी वेक्टर आपका ऐसे है, यहाँ एंगल थीटा इक्वल टू हो रखा है 90 डिग्री, और यहाँ पे आपका हो रखा है आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो आप आसानी से लिख दीजिए आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर यहाँ पर दे रखा है, बी वेक्टर आपको दे रखा है, ठीक है। तो आप लिख दीजिए आर वेक्टर बराबर, देखो ये एक्स वैल्यू है, ये वाई वैल्यू है, यानी मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, खत्म, नो प्रॉब्लम। इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, यदि मैं ए का मैग्नीट्यूड ए ही मान लूँ तो मैं लिख सकता हूँ ए आई केप एंड बी जे केप। भाई ए का मैग्नीट्यूड
यानी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड में ले लेता हूँ ए मोड यानी ए लिख दिया, यहाँ पे बी मोड यानी बी लिख दिया, तो यहाँ पर आगे आई के प्लस जे के। यदि मैं रिजल्टेंट का मोड निकालना चाहूँ येलो तो मैं ऐसे निकाल सकता हूँ, सिंपल सी बात है। मुझे एंगल चाहिए किसका, रिजल्टेंट का, तो रिजल्टेंट की वैल्यू ये है, तो एंगल हमेशा बनता है y अपॉन एक्स। y में कौन है भाई, b है, तो y में लिख दो b, और x में कौन है, a है, तो मैं यहाँ पे लिख दिया a। ये लो, ये मोड में है वैल्यू, वेक्टर्स नहीं है, वेक्टर्स में तीर का निशान लगता है, मैंने तीर नहीं लगाया, यानी ये मोड में वैल्यू है। आपके पास ये अल्फा निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्लियर है। देखो तो ये कितना एंगल होगा अल्फा, आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है, और इस r की वैल्यू क्या होगी आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये 90 डिग्री के लिए, थीटा एंगल आ जाए तो क्या करें, तो फिर हमें इंटरवल की पहले की कहानी पे थोड़ा सा गौर करना पड़ता है, ठीक है। थोड़ा सा और इस चीज़ को मैं एक बार बढ़ा के समझा देता हूँ। ये मेरा ए वेक्टर है और यहाँ पर मेरा आर वेक्टर है, लेकिन ये मेरा बी वेक्टर है। अब की बार भाई साहब बी उल्टे पड़ गए, अब क्या भाई साहब बी उल्टे पड़ गए, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि आर वेक्टर और बी वेक्टर एक डायरेक्शन में, देखो एक के पीछे एक ये दोनों है, तो आर वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा ए वेक्टर। तो आप लिख दीजिए आर वेक्टर इज इक्वल टू बी को उधर ले जाइए, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। लेकिन आपको एक बात मैं सच बता दूं जो हमें नहीं पता होती है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मतलब है दोनों को माइनस करना, लेकिन वेक्टर्स में माइनस कुछ होता ही नहीं है, वेक्टर्स में माइनस में कुछ होता ही नहीं है। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो ए वेक्टर प्लस इधर माइनस बी वेक्टर, यानी आप उल्टा करके जोड़ दो, आप उल्टा करके जोड़ दो, यानी आप बी का डायरेक्शन है तो बी के डायरेक्शन को उल्टा कर दो और जोड़ दो, आपके पास में आर वेक्टर निकल के आ जाएगा। ये भी इसकी एक कहानी है, लेकिन आपको उल्टा करके जोड़ना पड़ेगा, ऐसे बड़े फर्क पड़ते हैं और बहुत सारी चीज़ें भी बदल जाती है, लेकिन मैं आगे बात करूंगा इस बारे में, अभी नहीं करूंगा, ठीक है। यहाँ पे ये मत सोचना सर ने इसको उल्टा करके जुड़वा दिया, ये तो गलत पढ़ा दिया, नहीं, मैं एक आपको आइडिया दे रहा हूँ इस चीज़ के बारे में जो हम मैं आगे बात करने वाला हूँ। समझ गए मेरी बात, ठीक है। चलिए भाई, ये बातें आप थोड़ी सी ध्यान रखना, आपको पता लग जाएगी। इसके बारे में भी आपने समझ लिया, साइक्लिक के बारे में पढ़ लिया, साइक्लिक वेक्टर्स जो होते हैं उनके बारे में हम आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे, कुछ चीज़ें पढ़ेंगे इसके बारे में, फिर हम आगे की कहानी क्लियर करेंगे, ठीक है। चलो अब हम पॉलीगन लॉ की बात करते हैं। पॉलीगन लॉ यानी बहुभुज का नियम। बहुभुज का नियम क्या कहता है कि यदि आपके पास एक पॉलीगन है जिसकी साइड 3 से ज़्यादा है, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे साइड है, और वो सभी साइड्स वेक्टर्स को बताती है और हर साइड एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है और वो सेम ऑर्डर में है, यानी देखो बी इस इधर है, सी इधर है, डी इधर है और ई इधर है, सभी एक एक वेक्टर्स को बताती जा रही है ना, ठीक है, और सभी सेम ऑर्डर में एक के पीछे एक है। तो इस पॉलीगन को क्लोज करने वाली साइड, इस पॉलीगन को पूरा बनाने वाली साइड का डायरेक्शन अपोजिट होगा। इसको मैं लिख देता हूँ एफ वेक्टर, और ये जो एफ वेक्टर होगा वो सबका एडिशन होगा, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर। लेकिन आपको एक चीज़ और बता दूं मैं, ये तो है समझने के लिए, ए बी सी डी ई मैंने सबको जोड़ दिया है, बट आप जब सवाल सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, तो आपको ट्रायंगल लो को काम में लेना है, एक साथ सबको मत जोड़ देना भाई, ठीक है। तो ट्रायंगल लो ऐसे काम में लोगे, पहले आप इस ए प्लस बी का रिजल्टेंट निकालेंगे, मैं ऐसे लिख देता हूँ ताकि आपको बता रहे, ए प्लस बी का आप रिजल्टेंट निकालेंगे। फिर इस ए प्लस बी का डायरेक्शन इधर होगा, तो देखो एक डायरेक्शन इधर, एक डायरेक्शन इधर, एंगल इधर बन गया। तो अब इस a प्लस बी के अंदर ये c जोड़ोगे और आप लिखोगे a प्लस बी प्लस सी। इस तरीके से अलग अलग ऐड करना पड़ेगा भाई। इसका डायरेक्शन इधर, ट्रायंगल बंद हो गया ना, अब एक इधर और एक इधर, एंगल इधर आ ही जाएगा आपका, कितना घूम गया, इतना घूम गया भाई साहब। और अब आप इसमें ये जोड़ दोगे और आपके पास बनेगा a प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। ऐसे ही आप इधर आओगे और यहाँ पर आपको इस साइड में जोड़ना पड़ेगा ए वेक्टर प्लस, ये तो जुड़ी गया ना, क्या दिक्कत है, ए बी सी डी, ये तो इस लाइन में आएंगे, ए इधर से आ गया, इधर से एफ आ गया, तो ये पूरा बनेगा। इस तरीके से आपको सवाल सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। मैं समझ में आया। चलिए एक सवाल बता देता हूँ। अरे फ़ोन आ गया, एक मिनट भाई, एक मिनट।
चलिए भाई, ये फ़ोन डेली डिस्टर्ब करते हैं, क्या करें। एरोप्लेन मोड भी नहीं लगा सकता क्योंकि घर वाले इसी टाइम पे फ़ोन करते रहते हैं। लेट बहुत हो जाता है तो कोई ना कोई आता ही रहता है। बंद नहीं कर सकता मैं फ़ोन, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स के फ़ोन आते हैं, इसलिए लगभग ऑलमोस्ट हर क्लास में फ़ोन एक बार तो बजता ही है। मैं खुद परेशान हो गया उससे, बट क्या करें, ज़रूरी भी तो है। चलो, एक पार्टिकल 12 मीटर इस डायरेक्शन में चलता है, फिर 5 मीटर नॉर्थ में चलता है। अब आप कहोगे सर नॉर्थ तो सीधा होता है, कोई बात नहीं, मैंने इधर बना दिया है और मैंने इधर 90 डिग्री बना दिया एंगल। कितना डिग्री एंगल बना दिया है? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री ऐसे कर दिया है, 90 डिग्री एंगल बना दिया है, क्योंकि ईस्ट के साथ में यदि मैं इसको ईस्ट मानूं तो इधर नॉर्थ 90 बनाना चाहिए ना, तो मैंने इधर 90 डिग्री शो कर दिया है। उसके बाद में ये सवाल ऐसे करता है कि ये 5 मीटर नॉर्थ में चलता है और उसके बाद ये अपवर्ड चलता है, इसके बाद ये अपवर्ड चलता है। अब थोड़ा सा दिमाग खराब हो गया, नॉर्थ के बाद अपवर्ड कहाँ से आ गया? तो मैं इस चीज़ को ऐसे ले लेता हूँ, कोई बात नहीं भाई साहब, अपवर्ड जा रहे कहीं पर, और ये इसने ले लिए 7 मीटर, इधर भी इसने 90 डिग्री एंगल बना दिया। ऐसे कहीं बनेगा ना? अरे ऐसे तो अरे क्या बना दिया मैंने, ऐसे ही तो एंगल बनता है, तो ये कहीं ना कहीं ऐसे बनेगा 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री ले लिया मैंने, ठीक है। अपवर्ड चलता है 90 डिग्री एंगल से, ठीक है। अब सवाल में यह है, वो जहाँ जहाँ चल रहा है हमने बना दिया, अब हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो आप टोटल डिस्प्लेसमेंट सीधा नहीं निकालेंगे, एक पॉलीगन हो गया देखो, या है ना, तो सीधा नहीं निकालेंगे, पहले आपको निकालना पड़ेगा ये निकालना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, ये 12 है, ये 5 है, तो आप किस हिसाब से करेंगे? आप वेक्टर सम करना पड़ेगा आपको, किस हिसाब से? वेक्टर सम करना पड़ेगा। यहाँ 90 डिग्री बनेगा एंगल, सीधी सी बात है। और जब 90 डिग्री होता है तो मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था, अरे आराम से बताया था यार, a² प्लस b² का रूट, ये आपका रिजल्टेंट होता है, अभी तो बताया इधर। तो देखो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का रूट, ये आपके पास हो गया 13। इसके बाद ये 13 हो गया है आपका। इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ। इसके बाद आपको निकालना है ये डिस्प्लेसमेंट। अब ध्यान से देखो, यहाँ भी 90 डिग्री है, इधर भी 90 डिग्री आएगा कहीं ना कहीं, तो एंगल 90 डिग्री है, बाहर वाला एंगल है, यानी मैं लिखूंगा यहाँ पर 13 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर का रूट। 13 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर का रूट। 13 का स्क्वायर होता है 169, 7 होता है 49, 9 9 18, 6 4 10 11, 218 रूट। ये आपका 218 मीटर आ गया है। 9 9 18, 6 4 10 11, 1। ये इसका असली डिस्प्लेसमेंट है, रूट 218 मीटर। ये सवाल ऐसे सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है, याद रखना भाई इस बात को, ठीक है। चलिए एक सवाल और करवाता हूँ, उसके बाद आज की क्लास इतनी ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे पैरेललोग्राम लॉ की, वो भी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। पैरेललोग्राम लॉ के अलावा हम बात करेंगे माइनस की, वेक्टर्स का माइनस कैसे किया जाता है। अब आप कहेंगे सर अभी तो आपने कहा था कि वेक्टर्स का माइनस ही नहीं होता। हाँ भाई नहीं होता, हम वेक्टर्स के माइनस को कहते हैं, क्या कहते हैं, हम कहते हैं उल्टा करके जोड़ना, और हम वही सीखेंगे, लेकिन एक फॉर्मूला बना के देंगे, उस पर रिलेटेड कुछ सवाल करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट क्लास में हमारा होने वाला है प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस, यानी डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और हमें उसके सारे लॉस, उसके सारे नियम, उसके सारे कानून कायदे ही नहीं पता है, तो उनके बारे में भी डिस्कस होने वाला है। वेक्टर्स में सबसे टफ चीज़ें यही है, ठीक है। उसके बाद हमारी मोशन के बारे में बात करेंगे, 2D मोशन कैसे काम करेगी, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा, ये सब हम बात करेंगे। उसके बाद हमारी एक क्लास रहने वाली है नदी नाव के ऊपर, और एक क्लास हमारी रहने वाली है छत्ता वाले जो सवाल आते हैं, आदमी छाता ऐसे करके, हवा झंडा, इस टाइप के सवालों के ऊपर। फिर हमारी सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है प्रोजेक्टाइल मोशन। यानी अभी तो बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, अभी तो हमने स्टार्ट ही किया है, ठीक है। चलो, लेकिन जैसे जैसे कदम बढ़ाते जाएंगे कारवा आगे बढ़ता जाएगा। बस जरूरत है तो मेहनत की, लगन की, मन में दृढ़ विश्वास की, मन में दृढ़ निश्चय की। उसके बाद देखो कैसे फोड़ कर रखते हैं, कैसे सिलेक्शन छीन के आते हैं, और अपनी लाइफ का जो अपना एम है उसमें सक्सेस होके बताते हैं। बट उसके लिए पढ़ना जरूरी है, बिना पढ़े कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए भाई एक सवाल करते हैं भाई, अब आ जाओ। आपको दे रखा है ए वेक्टर, मैं इसको बी वेक्टर ले लेता हूं। एक वेक्टर आपके पास बी वेक्टर, और
एक वेक्टर है ए वेक्टर, अब मुझे नहीं पता वो किधर है, लेकिन सवाल में ये कहा गया है कि जो बी वेक्टर है उसी के साथ रिजल्टेंट एंगल बनाता है 90 डिग्री। तो ये मैंने रिजल्टेंट खींच दिया इधर, रिजल्टेंट, और ये एंगल बना दिया 90 डिग्री, यानी अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसने कहा कि ए और बी का सम है आर वेक्टर, आर वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर का सम है, सम यानी सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, यानी कहीं ना कहीं इधर आएगा ये ए वेक्टर, कहीं ना कहीं इधर आएगा, तभी तो बी वेक्टर और ए वेक्टर एक डायरेक्शन में है, तभी तो आर वेक्टर सामने से टक्कर देगा। अब मुझे ये एंगल नहीं पता है, ये मेरा एंगल है थीटा, ये मेरा एंगल है थीटा, और ये एंगल मुझे नहीं पता है, तो ये एंगल है फाई। ये एंगल कितना है? फाई। फाई और थीटा में क्या रिलेशन है? थीटा जो होता है वो 180 माइनस फाई होगा भाई, 180 होता है ना, इधर फाई है, फाई यानी 180 में से फाई कम कर दो, बचा हुआ एंगल आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। इसने बोला फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में हमें एंगल निकालना है। सिंपल सी बात है। एक चीज और इसने बोली है कि जो आर वेक्टर है ये बी वेक्टर का आधा भी है, बी वेक्टर का आधा भी है, बी वेक्टर का आधा भी है, ऐसे बोला इसने। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का आधा है, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का आधा है। चलिए भाई कोई बात नहीं। और हमें एंगल पूछा ए और बी का, एक के बारे में इसने कुछ इन्फॉर्मेशन दे नहीं रखी, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से ध्यान से देखना भाई, आपने ध्यान से देखा समझ जाएंगे, अदरवाइज रह जाएंगे। एक काम और करूँ क्या मैं, ये थोड़ा सा ऐसे दिख नहीं रहा क्या, अजीब सा, मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है भाई। हम यहाँ पर बात करेंगे, चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर बात करेंगे tan फाई की। tan फाई इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर, फाई ये एंगल है तो परपेंडिकुलर ये रहा b/2, कोई दिक्कत नहीं। और फिर आता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटा आधार, आधार हमारा b है, b से b कट गया और हमारे पास tan फाई इज इक्वल टू आ गया 1/2। अब बात है कि 1/2 कुछ नहीं होता है, tan फाई में कोई दिक्कत नहीं, तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा 10/2, ऐसे ऐसे कर देता हूँ, tan इनवर्स 1/2। क्लियर है? नो प्रॉब्लम। सवाल को थोड़ा आसान कर दे क्या, आसान बना देते हैं सवाल को यार, इतना लंबा क्या खींचेंगे, ठीक है, थोड़ा आसान कर देते हैं। b/2 की जगह मैं b लिख देता हूँ, आप खुद समझ जाना। b आ गया है तो मैं इधर ले लेता हूँ, आसान बन जाएगा, tan फाई, और tan फाई बराबर हो जाएगा b/b, b से b कट गया, मेरे पास आ गया 1, फाई इज इक्वल टू हो गया tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 का मतलब होता है 45 डिग्री। अरे tan थीटा का मान यदि tan के साथ जो भी एंगल है 45 एंगल आता है वो तब ही, यानी tan 45 का मान ही 1 होता है, ठीक है। फाई की वैल्यू यहाँ पर 45 आएगी, तो जो भी एंगल यहाँ पर है, फाई लिखो, थीटा लिखो, गामा लिखो, बीटा लिखो, ये 45 डिग्री होना चाहिए। अब आप कहेंगे सर आपने उस डिफिकल्ट सवाल को आसान बना दिया, मेरा काम केवल इसको समझाना था, आप चाहो तो वैसे ले लो। वहाँ पर क्या चल रहा था, b/2 चल रहा था, आप लिख लो tan फाई इज इक्वल टू b/2 डिवाइड बाई b से b उड़ा दो, और यहाँ पर लिख दो tan फाई इज इक्वल टू 1/2, फाई इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स 1/2। अब मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता है, आप कैलकुलेटर से निकालना चाहो तो निकाल लो, लेकिन मुझे ए और बी के बीच का एंगल चाहिए, और ए और बी के बीच का एंगल थीटा है ना कि फाई है। हम गलती यही करते हैं, हम यहाँ फाई समझ के सॉल्व करके आ जाते हैं, बट हमारा एंगल थीटा है, और थीटा जो होता है वो होता है 180 माइनस फाई, यानी 180 माइनस 45। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, आपके पास 150 135 डिग्री आएगा। इस टाइप का ये वाला सवाल होता तो आप कैसे लिखते, आप थीटा इज इक्वल टू लिखते 180 माइनस 5, और थीटा इक्वल टू आ जाता 180 माइनस tan इनवर्स 1/2। बस ये कौन आ जाता, एंगल ही आ जाता। निकाल सको तो निकाल लो बैठे बैठे, कोई मना ही नहीं। समझ गए? आप ये समझ लो, ये समझ लो। मेरा काम इस सवाल को समझाना था, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टाइप का सवाल है, बड़े काम की चीज़ है, ठीक है। चलिए क्लियर है? चलिए तो स्टूडेंट्स आज की क्लास इतनी ही। आपको यदि अच्छी लगी है, पसंद आया है, कॉन्सेप्ट समझ में आया, मज़ा आया है, वेक्टर्स में आपकी पकड़ मजबूत होती जा रही है, तो क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है, ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा हो। नीट IIT वाले बच्चों को शेयर करना है, लैब असिस्टेंट वालों को करना है,
सेकंड ग्रेड वालों को करना है, एयरफोर्स नेवी एनडीए वालों को करना है, ताकि उन्हें कहीं पर पैसे वेस्ट करने की जरूरत ना पड़े और फिजिक्स का बूस्टर डोज 0 से हीरो वाला लेवल उन्हें द कृष्णा क्लासेस पर मिल सके और मुझे भी थोड़ा सा मजा आए। साथ ही साथ में वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट्स कर दीजिएगा, क्योंकि कमेंट्स का बड़ा बेसब्री से इंतजार रहता है। तो कमेंट्स करते रहना चाहिए आपको, करते रहा करो यार, करते रहा करो। बड़ा बार बार देखता रहता हूँ किसी का कमेंट आया क्या, कुछ तो बोलेगा। अच्छा लगा है तो अच्छा बोलो, खराब लगा है तो ये बताओ कि इसमें क्या सुधार की जरूरत है। नेक्स्ट टाइम में वो सुधार भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है किसी को किस लैंग्वेज में समझ में आता है, किसको किस लैंग्वेज में समझ में आता है, इससे बेसिक लेवल चाहिए तो आप ये बताओ, मैं उससे भी स्टार्ट करूंगा। आपका डाउट सेशन है तो ये बताओ, आपके लिए अलग से डाउट सेशन भी रखूंगा कि नहीं हमें डाउट सेशन की रिक्वायरमेंट है। डाउट है तो बताओ, डाउट सेशन रखा जाएगा, लेकिन बताओ तो सही। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दीजिए आज्ञा, आज की क्लास में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।